सफेद पेगासस डिवाइन दुनिया में बस सबसे आम सवारी है। हालांकि वे फाइट के दौरान बहुत बहादुर होते हैं, लेकिन एक बार जब वे काले पेगासस से मिलते हैं तो वे अपनी हड्डियों में मौजूद डर को रोक नहीं पाते और इधर उधर भाग जाते हैं। आयो ने परसेउस को बताया कि किसी इंसान ने कभी पेगासस की सवारी नहीं की है। ये जरूर ज़्यूस का अपने बेटे के लिए एक और गिफ्ट होगा। ऐसे दिव्य घोड़े को देखकर वो आदमी एक पल के लिए उसे बहुत पसंद करने लगा, लेकिन जैसे ही वो उसे काबू करने की तैयारी कर रहा था, काला घोड़ा मानो डर गया और तुरंत आसमान की ओर भाग गया। परसेउस तेजी से स्पॉट पर पहुंचा। तभी उसे पता चला कि उसकी टीम पर अचानक किसी अनजान मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। मॉन्स्टर ने उसे कोई भी सोचने का टाइम नहीं दिया और तेजी से परसेउस पर अटैक कर दिया। दरअसल वो वही किंग था जिसे ज़्यूस ने धोखा दिया था। परसेउस को देखते ही जो ज़्यूस का बेटा था वो उसे खत्म कर देना चाहता था। परसेउस ने अभी अभी फाइट की टेक्निक सीखी थी और वो लड़ाइयों के अनुभवी किंग का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था। उसने अपना बड़ा मुंह खोला और उसके आर्म पर काट लिया। उस आदमी ने भयंकर दर्द को सहा और अपना हाथ छुड़ा लिया, जिससे मांस का एक टुकड़ा अलग हो गया। इसके तुरंत बाद सपोर्ट के लिए साथी आगे बढ़े, लेकिन अफसोस की किंग ने हेडिस की पावर सोख ली थी। उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वहाँ मौजूद कोई भी आदमी उसका सामना नहीं कर सका और पल भर में उनकी जान चली गई। किंग ने परसेउस को उठाया और उसका हेड फोड़ने ही वाला था। खतरे के पल में ड्रेको ने हिम्मत से अपनी तलवार चलाई और मॉन्स्टर का हैंड काट दिया। हालांकि उसे दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन वो आदमी जानता था कि वो अब और मुकाबला नहीं कर सकता। एक गुस्से वाली दहाड़ के बाद वो तेजी से भाग गया। सब लोग जल्दी से उसका पीछा करने के लिए उठे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो कटा हुआ हैंड खून में बदल गया और तेजी से जमीन में घुसकर लगातार बंटने लगा। टीम किंग के बहते खून का पीछा करते हुए एक खंडहर तक पहुंची। ड्रेको ने देखा कि नीचे का एरिया मुश्किलों भरा है। उसे डर था कि कोई जाल हो सकता है, इसलिए उसने परसेउस को यही रुकने की सलाह दी। लेकिन उस आदमी को जीत अपनी आंखों के सामने दिख रही थी, तो वो इतनी आसानी से कैसे हार मान लेता। सबने टीम वर्क दिखाया और जल्द ही किंग को चौंका दिया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसके कटे हुए आर्म से बहता खून सीधे जमीन के नीचे चला जाएगा और पल भर में विशालकाय केकड़ों को बुला लाएगा। केकड़े पहले ही विकसित और विभाजित हो चुके थे और अलग अलग टीम्स पर अटैक करने लगे। जो कोई भी मन में डरता था और कोई कमजोरी दिखाता था, उसे यही अपनी जान गंवानी पड़ती थी। परसेउस ने अपनी आंखों के सामने अपने साथी को मरते देखा और जल्दी से अपनी शील्ड उठाकर एक खतरनाक हमले को रोका, लेकिन उस विशाल केकड़े ने उसे सांस लेने का भी टाइम नहीं दिया और अपने पंजों को घुमाकर परसेउस को एक पत्थर के खंभे पर फंसा दिया। इसके बाद उसने अपना जहरीला डंक उठाया और आखिरी हमला करने की तैयारी की। जिंदगी और मौत के इस पल में आयो ने एक स्टील की रस्सी फेंककर उस आदमी की जान बचाई। विशाल केकड़ा दर्द से तिलमिला उठा और उस औरत को ढूंढकर रिवेंज लेने लगा। परसेउस ने ये देखा तो तुरंत उसे खींचकर खतरे से दूर ले गया। परसेउस ने आयो को बचाया और विशाल केकड़े का सीधे सामना करने का फैसला किया। एक जोरदार धमाके के बाद उसने कामयाबी से उस मॉन्स्टर का खात्मा कर दिया, लेकिन इससे पहले कि लोग थोड़ी राहत की सांस लेते, कई विशाल केकड़े फिर से झुंड में आ गए। जब सबको लगा कि अब वे यही मारे जाएंगे, तभी केकड़ों ने मानो कोई डरावनी आवाज सुनी और सब अपने कदमों पर रुक गए। एक रहस्यमय आदमी के कुछ कहने के साथ ही सारे विशाल केकड़े हैरानी से शांत हो गए और उन्होंने हार मान ली, अटैक करना बंद कर दिया। परसेउस को लगा कि वो आदमी दोस्त है, दुश्मन नहीं, और उसने आगे बढ़कर बात करने का सोचा, लेकिन किंग के काटने से जख्मी हुआ उसका आर्म अचानक काला पड़ने लगा और दर्द से वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। ड्रेको ने उस आदमी को ज़्यूस से मदद मांगने की सलाह दी ताकि वो इस जहरीले असर को खत्म कर सके, लेकिन परसेउस बहुत जिद्दी था। वो मरना पसंद करेगा, लेकिन देवताओं के आगे नहीं झुकेगा। भले ही आर्म में इतना दर्द था कि वो सो भी नहीं पा रहा था, वो आदमी फिर भी हिम्मत बनाए हुए था और जरा भी हार नहीं मान रहा था। आयो जब उसे जबरदस्ती नहीं मना सकी तो वो पानी लाने के लिए बाहर चली गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक जिन इस मौके का फायदा उठाकर चुपके से टेंट में घुस आएगा। उसने एक अजीब आग उठाई और चुपके से उसे परसेउस पर रख दिया। पल भर में वो आदमी दर्द से जोर से चीखने लगा। दरवाजे पर मौजूद साथी ने सोचा कि जिन के इरादे ठीक नहीं हैं और उसे रोकने के लिए जल्दी से सामने आया, लेकिन जिन के हर हमले में नरमी थी। आयो के ट्रांसलेशन के बाद सबको समझ आया कि जिन की प्रजाति को देवताओं का श्राप मिला था, जिसकी वजह से वे मॉन्स्टर जैसे दिखने लगे। वे एक डेमीगॉड के आने का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे ताकि वे ओलंपस पर्वत को उखाड़ फेंके और अपना इंसानी रूप वापस पा सके। जिनकी मदद से वे जल्द ही भविष्यवक्ताओं के रहने की जगह पर पहुंच गए। परसेउस ने एक मशाल फेंकी और वहाँ की बत्ती जलाई। एक आंख अचानक सबके सामने आ गई। धुएं में 3 सिर वाला एक मॉन्स्टर दिखाई दिया जो शायद देखने के अधिकार के लिए लड़ रहा था। वे सब उस आंख को पकड़ना चाहते थे ताकि सामने की चीजों को साफ देख सके। परसेउस ने अपनी तलवार वापस रख ली और कोई भी दुश्मनी दिखाने की हिम्मत नहीं की। वो उनसे अपने मन के सवाल पूछना चाहता था, लेकिन वे डायने बहुत लंबे समय से भूखी थी और अपनी भूख को काबू नहीं कर पाई। उन्होंने तेजी से सब पर अटैक कर दिया। परसेउस ने होशियारी से काम लिया और उनकी आंख छीन ली। इसका इस्तेमाल करके उसने उन्हें मजबूर किया कि वे उसे वह आंसर दे जो वो चाहता था। क्रैकेन को हराने के लिए उन्हें मेडुसा का सिर हासिल करना था, क्योंकि कोई भी मेल जीव उसकी पत्थर बनाने की पावर का सामना नहीं कर सकता। परसेउस ने सुना कि मेडुसा अंडरवर्ल्ड की गहराइयों में छिपी है और वहाँ से जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन उन डायनो ने उसे एक भविष्यवाणी दी और कहा कि इस सफर पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। डायनो की चालाक हंसी सुनकर जो जिन पहले जोश से भरे थे, उन्होंने तुरंत डेमीगॉड का साथ छोड़ दिया और इधर उधर चले गए। ज़्यूस को शायद अपने बेटे की मुश्किल का एहसास हो गया और उसने उसे मिशन छोड़कर ओलंपस पर्वत पर वापस आने की सलाह दी, लेकिन परसेउस को बचपन से इंसानों ने पाला था। शुक्र है कि ड्रेको और बाकी लोगों के मन में अपना विश्वास था। उन्होंने अपनी जान दाव पर लगाने और परसेउस के साथ मिशन पूरा करने का फैसला किया। सबने पहाड़ और घाटियां पार की और आखिर में अंडरवर्ल्ड की नदी के एंट्रेंस पर पहुंच गए। लेकिन यहाँ आकर परसेउस भी नहीं जानता था कि क्या करना है, इसलिए उसने एक हिम्मत भरा फैसला किया। आदमी चाकू उठाकर
हरी सब्जी को काटता है और फिर फालतू पत्तियां हटा देता है। फिर उसे मोटे मोटे स्लाइस में काटकर साइड में रख देता है। उसके बाद फिश टैंक से येलो फिश को पकड़कर टॉवल से पोंछता है। फिश को हल्का सा नॉक करता है। फिर छोटा चाकू निकालकर एक कट लगाता है और एक तरफ से येलो वाइन को फिश के पेट में डालता है और साथ साथ स्केल साफ करता है। फिर हाथ से पकड़े हुए प्याज को काटता है और उसे पतले स्लाइस में काट देता है। खूबसूरत प्लेटिंग ऐसे ही पूरी हो जाती है। येलो फिश को फ्राई करके गोल्डन ब्राउन होने तक पकाता है। फिर सॉस डालता है और डुआन तांग येलो फिश तैयार हो जाती है। चॉपस्टिक से क्रिस्पी स्किन हटाते ही अंदर से जूस तुरंत बाहर निकलता है और साथ में पर्ल। सूप बॉल्स भी। पास खड़े शेफ्स उसे चखने के लिए बेचैन थे, पर उन्हें पता चलता है कि ये बहुत बेस्वाद है, कड़वी, नमकीन और अजीब महक वाली। इस पर यकीन न करते हुए जुओ भाई ने एक बाइट चखा और तुरंत निराश हो गया। तब उसे समझ आया कि बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से जी भाई की याददाश्त थोड़ी चली गई है। उसे सिर्फ पकाने का तरीका याद है, लेकिन पकाने की फीलिंग भूल गया है। इसलिए उसने उसे फिर से ट्रेन करने का फैसला किया ताकि वो पुरानी फीलिंग वापस पा सके। पहली चीज थी टेस्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्रिंक करने से जी भाई का टेस्ट सेंस सुन्न हो गया था। इसलिए पहले उसके मुंह में आइस क्यूब्स भरे और फिर गर्म हवा से हीट दी। ठंडे और गर्म से शॉक देकर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा दिया। इसके बाद तेज फ्लेवर वाले मसालों से उसके टेस्ट को जगाने की कोशिश की, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। यकीन न होने पर आरोंग ने उस आदमी को ट्राई करने दिया, पर उसकी हालत खराब कर दी। इसके बाद जी भाई का स्टैमिना वापस लाने की कोशिश की, पर पता चला कि उसकी हार्ट बीट बिल्कुल नहीं बदल रही है। तभी पास खड़ी उसकी पत्नी को लगा कि मशीन खराब है, लेकिन जी भाई तेज होती ट्रेडमिल से गिर पड़ा। इसके बाद अगला काम था सफाई का। तभी जी भाई को लगा कि किसी ने गैस पास की है। उसे लगा कि उसकी सूंघने की शक्ति वापस आ गई, पर उसे पता नहीं था कि ये उसने खुद किया था। आखिर में विजन ठीक करने की बारी आई। धुएं से भरे एक पिंजरे के अंदर से चाबी ढूंढकर सामने का दरवाजा खोलना था, पर जब धुआं करने वाले आरोंग और दूसरा आदमी जिनका धुएं से दम घुट रहा था बाहर भागे, तो दूसरा आदमी पहले ही बाहर आ चुका था। तुम लोग अंदर इतनी देर तक थे, ट्रेनिंग का टाइम थोड़ा लंबा होना चाहिए ना। जी भाई को कुकिंग का दिल वापस दिलाने के लिए उसकी पत्नी ने खास तौर पर उसका पसंदीदा खाना बनाया। मुंह में पहला निवाला जाते ही उसे लगा कि कोई भी लग्जरी डिश परिवार के साधारण खाने से बेहतर नहीं हो सकती। और इस डिनर ने न सिर्फ उनके रिश्ते को गहरा किया, बल्कि जी भाई की याददाश्त भी पूरी तरह वापस ला दी। आखिरकार कंपटीशन का तय दिन आ गया। दुनिया भर से आए 3 एक्सपर्ट्स कलर, अरोमा, टेस्ट और 2 अन्य पैमानों पर जज करने वाले थे। पहला राउंड बेर पॉ पकाने का था। गंजे आदमी ने पोलर बेर का पॉ चुना, जिसे पहले ही बाल साफ करके प्याज, अदरक और फ्रेंच व्हाइट लिकर के साथ 6 घंटे तक पकाया गया था। हड्डियां निकालकर बेर पॉ को कटिंग बोर्ड पर रखकर लगातार पीटा गया। फिर लिक्विड नाइट्रोजन अंदर डाली गई। ऊपर से कैवियर बिछाकर उसे गाढ़े स्मोक्ड ड्रैगन फिश सूप में स्टीम किया गया। जैसे जैसे सूप बेर पॉ के अंदर जाता, वो तेजी से फूलने लगता। इसके बाद उसे फ्रिज में तेजी से जमाया गया और साथ में रिफ्रेशिंग पेस्ट की नक्काशी की गई। ताशुए शुन शोंग डिश तैयार थी। कैवियर और सूप के स्वाद के साथ ठंडा टेक्सचर और साथ में हैवीनेस कम करने वाली पेस्ट की नक्काशी ने जजों को एक शानदार और मजबूत फ्लेवर का एहसास कराया। बिना किसी शक के उसे पूरे मार्क्स मिले। दूसरी तरफ जी भाई ने नॉर्थ ईस्टर्न ब्लैक बेर का पॉ तैयार किया था। उस पर बराबर कट लगाने के बाद मधुमक्खी के छत्ते के साथ उसे एक बड़ी मुर्गी पर रखकर स्टीम किया गया। पिघला हुआ छत्ता अपने आप बेर पॉ पर लगे कट्स में चला गया। स्वेलों के लिवर से बनी छोटी चिड़िया की प्लेटिंग की गई। उसे ब्लड बर्ड्स नेस्ट से भरे विंटर मेलन में रखा गया और ऊपर से तेज व्हाइट लिकर डालकर आग लगा दी। ये थी जी भाई की डिश, ये झांग कियानकुन, क्योंकि पिघले हुए छत्ते ने बेर पॉ की खुशबू को सील कर दिया था। खुशबू से जज सीधे कंफ्यूज हो गए। आखिर में दोनों को पूरे मार्क्स मिले। जब सब सोच रहे थे कि ये टाई है, एक जज खड़ा हुआ, क्योंकि बेर पॉ मानहान क्वानशी की छठी डिश है और 5वीं डिश फिश होती है। गंजे आदमी की डिश में फिश सूप था, जिससे 2 डिश रिपीट हो गई। इसलिए मानहान लाओ के जी भाई पहला राउंड जीत गए। दूसरा कंपटीशन जियोडक का था। शुरुआत में गंजा आदमी शांति से अपने नाखून घिस रहा था, बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। लेकिन जी भाई जब खाना बना रहा था तो इलेक्ट्रिक पॉट का टॉवल अचानक जल गया, जिससे उसके हाथ में चोट लग गई और वो कंपटीशन जारी नहीं रख सका। इसलिए उसे आरोंग को अपनी जगह काटने के लिए कहना पड़ा। जब वे जियोडक को पॉट में डाल रहे थे तो चिमटा टूट गया, जिससे सारा सामान जमीन पर बिखर गया। जब गंजे आदमी ने अपनी डिश पूरी कर ली, क्योंकि मानहान लाओ दूसरा राउंड पूरा नहीं कर सका। जीतने वाला सिर्फ गंजा आदमी हो सकता था। पता चला कि ये सब गंजे आदमी ने जीतने के लिए एक घटिया तरीका इस्तेमाल किया था। तीसरे कंपटीशन का समय आया, पर मानहान लाओ के लोग अभी तक नहीं आए थे, क्योंकि कंपटीशन का टाइम हो चुका था। इसलिए गंजे आदमी को कुकिंग शुरू करने दिया गया। अगर खत्म होने के बाद मानहान लाओ के रिप्रेजेंटेटिव नहीं आए तो वे अपने आप हार मान लेंगे। और इसके बाद उसने लाखों की कीमती सामग्री को एक ही झटके में फाड़ दिया। उस सामग्री को तेल में फ्राई किया, फिर उसे गाढ़े सॉस में डालकर फ्लेवर बढ़ाने वाला एक खास पाउडर मिलाया, फिर एक खास गुदे को तेज आंच पर पकाया और उसे सॉस में डालकर पकाया, फिर उसे एक खास जानवर के आकार के कंटेनर में डालकर चितियान दाशेंग डिश पूरी की। भले ही एक जज को लगा कि डिश परफेक्ट है, लेकिन सामग्री कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पर चूंकि सिर्फ गंजा आदमी ही कंपटीशन में था, उन्हें मजबूरी में उसे विजेता घोषित करना पड़ा। लेकिन तभी एक जोर की आवाज आई। जुओ भाई एक टेबल धकेलते हुए हॉल में आए और एक ताजा गूदा निकाला, फिर उस पर खौलता हुआ तेल डाला और शेंगुन गूदा तैयार हो गया। कुछ जजों ने चखने के बाद महसूस किया कि इसमें कोई शक नहीं कि ये डिश बिल्कुल बेस्ट है। जैसे ही वे रिजल्ट अनाउंस करने वाले थे, एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के लोग अंदर आ गए। उन्हें शक था कि किसी ने नियमों का उल्लंघन किया है। तभी गंजे आदमी ने एक्टिंग शुरू कर दी। उसने कहा कि वो नियमों का पालन करता है और उसने लैम्ब का गूदा पकाया है। जुओ भाई और उसकी टीम चुप हो गई। पहले से पता था कि इस गंजे की नीयत ठीक नहीं है असल में, क्योंकि उनमें से कोई भी एक जीते जागते खास जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए उन्होंने अलग अलग पक्षियों के गूदे का इस्तेमाल
किया और जी भाई की कटिंग स्किल्स के साथ नारियल से महक हटाकर उन्होंने ये नकली गूदा बनाया और ऊपर का कवर असल में नारियल का खोल था। आखिर में दोनों की डिशेस टॉप क्लास थी, लेकिन गंजे आदमी की नीयत पर कुछ कहा नहीं जा सकता था। जजों ने एकमत से फैसला किया, मानहान लाओ।